ओ कर्मा वाड़िए साइड हो जा, ओए मेरा वाड़िए, ओ बचके, ओए कुत्ते। ऐसा लगता है हाय अमृतसर चले जाएं अभी। पाताल लोक को देखकर उनकी क्या राय थी? मैं बड़ा क्यूरियस था इस बात को लेके कि पापा जब देखेंगे तो उनको कैसा फील होगा, क्योंकि एक तो लंबा काम है, देखते हैं कब तक देखते हो। उन्होंने पूरा ख़त्म किया, दोनों ने बैठे, 1 go 9 एपिसोड। जब सिद्धार्थ अपना सर पटक लेता है शीशे के ऊपर और आखिराम उसको उठा के भागता है, तो मेरी माँ बहुत परेशान थी। तो जब वो भाग रहा है तो मेरी माँ बोलती पटक दे इस कुत्ते गू ने नीचे। पापा का वही सदे शब्दों में, नहीं भाई बहुत बढ़िया काम था, अच्छा लगा। चाय तो बहुत पी। हाँ। ऐसा क्या, कैसी क्या चाय बनाते हो आप जरा? तो बस एक दिन ऐसे मैंने बनाया था, एक बार बहुत ज़्यादा बन गया था, तो मैंने कुछ लोगों को मैसेज भेजा, फिर वैसा बस चर्चा बन गया। हर रोज़ फिर मैं चाय बनाती थी। एक दिन मैसेज नहीं भेजा था तो सुदीप सर से मैसेज आ गया था कि आज चाय नहीं पिलाएंगी। सुदीप की हम लोगों को राइटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब पर्सनली वी आर फैन। सुदीप भाई की जो राइटिंग है ना वो इतनी डिटेल्ड होती है। छोटा सा सीन है कि साहब फोन खो गया है, कहीं और मिलेगा, फोन पता चलेगा कि ये किसी ने उठा लिया था, लेकिन उसको चावल की उसमें डाल देना, फिर उसकी माँ बच्चे को डांट रही है। आपकी और अंसारी की बातचीत हो रही है होमोसेक्सुअलिटी जी। आई विश कि वो सीन स्कूलों में दिखाया जाए। यहाँ ज्ञान पेलने से अच्छा है कि ऐसा कुछ दिखा दो। और दोनों की मौत इतनी अप्रत्याशित है ना कि एक व्यूअर के तौर पे हम तैयार नहीं हो रहे हैं उसके लिए। लाइक दिस, ये कितना मुश्किल है कि जब आपको आधे फोन कॉल आ रहे हैं पिताजी के निधन पर शोक संवेदनाएं जताने के लिए, और आधे फोन कॉल आ रहे हैं पाताल लोक के लिए। हमारे पिताओं की जो जनरेशन थी उसमें ये बड़ा ही आम एक चलन था कि बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं। जब थोड़े से बड़े होते हो आपको भी समझ में आता है 17-18 साल की उम्र कि आदमी घर के बाहर इंतज़ार तो करता है कि बस वापस आएगी, आज शनिवार है तो बेटा वापस आएगा, उसको पता है कि मैं ऑन द वे हूँ। जिस दिन वो समझ में आता है उस दिन समझ में आता है कि यार बाप है वो। I felt so sad when I heard the news of Jaideep Bhai's father passing, because I came into this project when my mum was really battling with cancer, and I had not come out of my house for a long time, and I was taking care of her, and now she's doing very well, and she's healthy and she's really well. And I came onto this set, gosh, एक कविता हाथीराम के लिए। उसे समझ ही नहीं आता क्यों सबको सफेद और काले के बीच हल्के गहरे दसियों सलेटे दिखाई देते हैं, और ढेर सारा धुंधल का सही और गलत के बीच। उसे तो सही और सफेद साफ साफ दिखाई देता है तुरंत, परवाह किए बिन कि किसने उसको कितना तोला, किसने बारे क्या क्या बोला, बस निकल पड़ता है एक बेलौस चेक की कमीज और बेखौफ सादी पैंट पहने। सफेद सच और सही की ओर जाती पैनी तलवार पर सस्ते अलहड़ स्पोर्ट्स शूज के साथ। बातें करेंगे बहुत सारी, क्योंकि अमेजॉन की पीआर टीम बैठी हुई है, इसलिए पाताल लोक पे थोड़ी सी ज़्यादा बातें करेंगे। सुदीप शर्मा ने बहुत कमाल की ये सीरीज़ बनाई भी है। अमूमन क्या होता है कि सीज़न 2 तक आते आते सीम खुलने लगती है। अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो आप रेफरेंस जल्दी समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ और मजबूत हो गया, क्योंकि पिछली सीज़न में तो एक कंकाल था, एक नॉवेल का ढांचा था। इस दफ़ा कहानी कुछ ज़्यादा खुली खिली दिखी। वो अतिरिक्त दबाव भी नहीं था कि लगभग हर किरदार को नए सिरे से इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि पाताल लोक के सीज़न 1 से ही इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को देख के हमें लग गया था कि सब कुछ फन्ने खां जैसा नहीं होता है कि पीछे धांसू सा म्यूज़िक आ रहा है और उड़ता हुआ सा नायक आ रहा है और एक ही बार में 10-20 को पलटा दे रहा है। कॉमिक्स की दुनिया में होता था, हम मान भी लेते थे। असल में हमारे इर्द गिर्द के दीवान जी, दरोगा जी, इंस्पेक्टर साहब ऐसे ही होते हैं, ज़ाती ज़िंदगी में भी परेशान रहते हैं और दफ्तरों में भी जूझ रहे होते हैं तमाम चीज़ों से, और शायद इसीलिए दर्शकों को ये दुनिया बहुत यकीनी लगी। हमारे साथ 2 कमाल के एक्टर हैं। समय की कमी है, सिर्फ 60 मिनट मिले हैं, जो कि उनके काम की परिधि को नापने के लिए भी बहुत कम है। इसलिए मैं इस कॉल के साथ ये बातचीत शुरू कर रहा हूँ कि जल्द ही ये जो 2 बहुत कमाल के एक्टर हैं, जिनके नाम तिलोत्तमा शोम और जयदीप अहलावत हैं, इन्हें हम अलग अलग
गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में इनवाइट करेंगे, अभी हामी भी भरवा लेंगे कैमरे पे, और 2-3 घंटे तक तसल्ली से इनके बॉडी ऑफ वर्क पे, इनकी लर्निंग्स पर बात करेंगे। जयदीप की जो पर्सनल पीआर मैनेजर है उन्होंने कैमरे के पीछे से मुंडी भी हिला दी है, तो आश्वस्ति अतिरिक्त हो गई है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का। इससे पहले कि मैं पाताल लोक पे बात करूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये कितना मुश्किल है कि जब आपको आधे फ़ोन कॉल आ रहे हैं पिताजी के निधन पर शोक संवेदनाएं जताने के लिए, और आधे फ़ोन कॉल आ रहे हैं पाताल लोक के लिए। दोनों में थोड़ा सा जानबूझ के अपने आप ही लाइन खींचते हो, क्योंकि जिनको नहीं पता है वो अपने मूड में बात करते हैं, जिनको पता है वो कम से कम वो दायरा थोड़ा सा शायद समझ लेते हैं। लेकिन मुश्किल वो होती है जहाँ आपको सामने वाले को बिल्कुल नहीं पता इस खबर के बारे में और वो अपने धुन में है, और पर उसकी गलती नहीं है, तो आप बस सुनते हो, धन्यवाद बोलते हो जाता है। आप के बारे में जो उपलब्ध साहित्य मैं पढ़ रहा था, और मुझे जो पहला प्रसंग मैंने मार्क किया वो था कि जब उनको लगा कि अब आपको बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहिए, खरकड़ा से निकल के, और रोहतक में आपको एक कमरा लेके रख दिया था। कुछ पिता पुत्र में संवाद हुआ, या पूरे उत्तर भारत में सख्त पिताओं का जो ट्यूटोरियल उनको पकड़ा दिया जाता है वो आपके पिताजी के पास भी था कि अपने बेटे से ज़्यादा बात नहीं करनी? मुझे लगता है वो पूरे उत्तर भारत का ही असर है, और उत्तर भारत क्या, मुझे लगता है सब जगह का असर है, ऐसा नहीं है। मैंने अलग अलग जगह के दोस्त हैं, अब तो फिल्म शूट में जाने के बाद और ज़्यादा बने, और मुझे लगता है कि उस हमारे पिताओं की जो जनरेशन थी उसमें ये बड़ा ही आम एक चलन था कि बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं, और एक जैसा कि मतलब रेफरेंस में ही ले लूँ तो हाथीराम चौधरी और सिद्धार्थ के बीच में कुछ खास बातचीत होती नहीं है। बहुत काम की कि जेब खर्ची के लिए 20 रुपये दे दो, और बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बहुत वक्त तो सिर्फ इतनी बात होती थी कि 20 रुपये दे दो, और बड़े चुपचाप जेब में हाथ में पकड़ा देते। आना जाना होता था, वो बात क्यों नहीं करते मुझे समझ नहीं आता, और लंबा दौर गुजरा है ऐसा, करीबन 2.5-3 साल तक ऐसा रहा कि एक अजीब सी चुप्पी है बस। फिर शायद मुझे भी एहसास हुआ कि ये सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है, शायद मैं भी अपनी तरफ से तोड़ सकता हूँ। तो बहुत टाइम तक तो आप अपने उसमें रहते कि मैं क्यों बोलूँ जब सामने वाला कुछ पूछ ही नहीं रहा है। तो खाना खा लिया, टाइम से आ जाना, बस पकड़ लेना टाइम से, वो सब बातें। पर आप जब थोड़े से बड़े होते हो आपको भी समझ में आता है 17-18 साल की उम्र कि आदमी घर के बाहर इंतज़ार तो करता है कि बस वापस आएगी, आज शनिवार है तो बेटा वापस आएगा, और उसको पता है कि मैं ऑन द वे हूँ। तो जब तक बस दिख नहीं जाती और आता हुआ दिख नहीं जाता तब तक वो घर के बाहर चक्कर लगाते हैं, और जैसे ही मैं दिखूंगा किसी कोने से, क्योंकि बस का जैसे हमारा घर है तो सामने से रोड दिखाई देता है, और उस वक्त कितनी बसें आती थी तो वो वहाँ तक देखते थे, और फिर वो उन अंदाज़ लगे, फिर वो वहाँ उस गली से जब एंटर होते हो तब पता चलता कि हाँ वो आ रहा है, और फिर वो अपने घर पे अंदर चले जाते या ऊपर चले जाते। जिस दिन वो समझ में आता है उस दिन समझ में आता है कि यार बाप है वो, उसकी भी अपनी अपब्रिंगिंग रही है, वो बात नहीं कर पाता है, वो गले नहीं लगा पाता है। फिर शायद मैंने थोड़ा समझना शुरू किया, मैंने वो चुप्पी तोड़नी शुरू की, फिर गले लग जाते थे, फिर मैं ज़बरदस्ती गले लग जाता था। फिर वो पहले एक हाथ, बहुत साल तक तो एक ही हाथ आता था, आदत नहीं, उनकी शरीर को आदत नहीं। हाँ, सब है, सबकी यही कहानी, सबकी यही कहानी। और ऐसा नहीं कि वो उस दौर में भी था, बाद में भी ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें अब आप तोड़ने लगे, आप ज़बरदस्ती जाके उनके ऊपर गिर जाते हो, लेटे होते हैं, पर वो अभी भी, वो तब भी एक ही हाथ वाले रहे, खुश हैं हर चीज़ से। मुझे ऐसा कुछ नाटक वाटक करने का कुछ था नहीं, उस वक्त समझ नहीं थी। 11वीं क्लास में वो होता ना कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, उनमें से मैं एक था शायद,
कि मुझे बड़ी कोफ्त होती थी अगर आप मेरे सी थ्रू कर रहे हो तो पढ़ाई में भी इतने रहो कि कम से कम टीचर्स तुम्हें जानते हो। खेल-कूद, क्योंकि जाट कॉलेज बहुत फेमस था खेल-कूद के लिए, तो मुझे चाहिए अब खेल के जो खिलाड़ी हैं हमारे कॉलेज के, जो स्टार्स हैं नेशनल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी जाने कि मैं कौन हूँ। वो बड़ी अजीब सी चुल थी मुझे, और मैं 15 साल का था। फिर स्टेज जहाँ वो एक अलग सेक्शन था कि ये सब लोग वो हैं जो हम उसको 3 आर्ट्स क्लब बोलते थे, डांस, म्यूज़िक मिक्स और थिएटर और लिटरेचर। तो वहाँ भी जाना है अब, क्योंकि वो लोग आपको नहीं जानते हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम में ना बाप अगेन, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। ऐसा नहीं था, बहुत बुरा स्टूडेंट नहीं था मैं, ठीक ठाक सा स्टूडेंट था। पर मैंने उनके मुँह से सिर्फ 4 साल तक सिर्फ यही सुना कि तुम पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो। माँ को बोलना कि लड़का बिगड़ेगा तुम्हारा। ग्रेजुएशन तक आते जाते बहुत सारी जगहों पे पोइट्री के जो कॉम्पिटिशन्स होते थे इंटर कॉलेज, थोड़ा बहुत नाम छपने लगा था, पुरस्कार आ जाता था। एक दिन माँ ने बताया कि ये देखो सारी कटिंग पड़ी है तुम्हारी। 11वीं क्लास से जब मेरा पहली बार अखबार में नाम छपा था, उसकी एक कटिंग उन्होंने और 4 साल की कटिंग उस फाइल पे पड़ी, पर बोलेंगे नहीं। कभी पूछा आपने? हाँ, जिक्र हुआ, उसका भी तो जवाब नहीं देते ना कि आप क्यों नहीं, आप पकड़ो ना, मतलब ज़बरदस्ती पकड़ लेते थे। अब मैंने पकड़ा हुआ है, पापा पकड़ो। हाँ, वो भी 2 सेकंड का एक हग। हाँ ठीक है, चलो शाबाश, काम करो। नहीं, बापों की बहुत बड़ी। कभी ऐसा हुआ कि आपके पिता श्री दयानंद अहलावत जी ने आपका कोई काम देख के फ़ोन किया हो उस पर्टिकुलर रोल पे बात करने? कभी नहीं, अपनी तरफ से नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है, देखा है, जैसे फॉर एग्जांपल। लेकिन 10 लोगों के बीच में वो अलग बात करेंगे, मुझे नहीं बताएंगे। हल्की सी बात उड़ जाएगी तो हाँ वो अच्छा था। जैसे उनको 3 ऑफ अस बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, वो यहीं आए हुए थे, शहर में आए हुए थे, और 3 ऑफ अस का स्क्रीनिंग थी। तो मैंने कहा चलो, लेके गया। मम्मी पापा दोनों थे, और मुझे, क्योंकि पापा हमेशा से शौकीन रहे हैं फिल्मों के, मतलब बहुत बड़े बफ थे वो। अपनी जवानी में जो उन्होंने हरकतें की हैं फिल्मों को देखने के चक्कर में, उतना पैसा कोई नहीं लौटा सकता। कैसे पता चला आपको ये हरकत? क्योंकि सब पूरे गांव को पता है। अच्छा। हाँ, ये तो हमें कभी से पता है। जैसे VHS, जैसे घर में VHS लेने आने की जो प्रथा थी, वो इतना सख्त आदमी सडनली बच्चों को क्या नाम है, मुग़ल आज़म और प्यासा, देवदास, उसके साथ साथ प्रतिज्ञा, धर्म जी के बहुत बड़े फ़ैन थे। ये जो जितनी भी फिल्में थी वो सब लेके आना, टीवी बाहर से लेके आना, कि घर में कलर टीवी नहीं था, तो टीवी भी किराए पे लेके आते थे VHS के साथ साथ। वो वहाँ से शुरुआत हुई। पहली बार जब लिटरेचर को लेके कुछ इंट्रोडक्शन था, वो भी उन्हीं की तरफ से था, अनजाने में। वो जो हमारे बस स्टैंड्स पे मिलती है, प्रेमचंद की चुनिंदा कहानियाँ, जिसमें सब होता है, तो वो लेके आए थे कि तुम पढ़ो ये। तो शुरुआत तो उनकी ही थी, एक फिल्म में घुस जाना। आप आए बाहर आई, जब फूल खिले, 70 80 बार देखे हुए हैं। जैसे अंकल धर्म जी के फ़ैन थे, आपने उनको 21 के बारे में बताया? जी, वो मिले भी थे उनसे। आई सॉ माई फादर लाइक अ फैन बॉय। ऐसे बैठे हुए थे धर्म जी के बगल में, हिल नहीं पा रहे थे वो। देवी और सज्जनों, 21 श्री राम राघवन की फिल्म है। 1971 के वॉर हीरो लेफ्टिनेंट खेत्रपाल की ज़िंदगी पर आधारित है। उसमें जयदीप भी एक अहम रोल कर रहे हैं और धर्मेंद्र जी भी उसमें है। तो आपने कहा तो ध्यान आ गया। तो पाताल लोक को देखकर उनकी क्या राय थी? खास तौर पे जिसको कहते हैं भाषा का गौरव, क्योंकि हरियाणवी को हमेशा एक ह्यूमर के औजार के तौर पे या कुछ परिधि पर बसे लोगों के गुस्से के प्रकटीकरण के तौर पर ही इस्तेमाल किया। यही 2 टूल के तौर पे किए गए ना, वो पंजाबी की तरह सीक्रेट नहीं। और ये
हम देखेंगे उत्तर भारत की तमाम भाषाओं के साथ ऐसा हुआ कि नौकर की बोली दिखानी है तो उससे अवधी या भोजपुरी बुलवा दो, है ना। और साहिबान लोगों की भाषा होनी है तो वो पंजाबी और हिंदी उस तरह से हो। कोई बिलियनर आपको मैथिली में या मारवाड़ी में से उतना बात करता नहीं दिखेगा, तो वो एक अलग प्रॉब्लम सेट है। तो जब उन्होंने देखा हाथीराम चौधरी का किरदार था, हाँ, जैसे उसी कड़ी में हरियाणा मतलब हरियाणवी शब्द का इस्तेमाल जनरली ये होता था, कोई पहलवान दिखाना है, कोई लड़ाई झगड़ा दिखाना है, एनसीआर का कुछ है, घोसला का घोसला घोसला रहा दलबीर, मैं तेरा फूफा उम्मीद, वो अजीब सी एक एक्सेंट के साथ, वो हरियाणवी भी नहीं है। तो हाँ, उसका बड़ा इस्तेमाल हुआ। बट मैं बड़ा क्यूरियस था इस बात को लेके कि पापा जब देखेंगे तो उनको कैसा फील होगा, क्योंकि एक तो लंबा काम है, 8-7-8 घंटे बैठना पड़ेगा उनको। और गांव में तो अब अमेज़ॉन फ़ोन पे तो क्या ही ना, उनके पास सब्सक्रिप्शन था ऐसा कुछ। फिर बच्चे जो थे, मतलब बहन के बच्चे, तो बोले कि हम नाना जी को दे देते हैं। मैंने कहा नहीं, टीवी पे दिखाओ। तो बाकायदा उनको गांव से भांजा जो है वो गाड़ी में बैठा के रोहतक लेके आया, क्योंकि बहन रोहतक में रहती हैं। और उनको मैंने कहा, बाकी सबने देख लिया है? मैंने हाँ। मैंने कहा दोनों को बिठाओ, बस बीच बीच में चाय पानी पूछते रहना, खाना खिला देना, देखते हैं कब तक देखते हैं वो, तुम मत अंदर घुसना। उन्होंने पूरा ख़त्म किया, दोनों ने बैठ के, 1 go 9 episodes। खाना भी खाया होगा तो वहीं बैठे बैठे, पर वो बंद नहीं हुआ। पॉज हुआ होगा, वॉशरूम गए होंगे, पर उन्होंने सुबह शुरू किया था, शाम को ख़त्म करके उठे हैं। माँ थोड़ी एक्सप्रेसिव रही उस बात को लेके कि नहीं ये सही था। और बाद में मुझे पता चला, क्योंकि भांजी बीच बीच में कुछ ना कुछ, नाना चाय लेनी है, कुछ खाना है, तो पॉज हो जाता था या कुछ। तो भांजी ने सुना जब सिद्धार्थ अपना सर पटक लेता है शीशे के ऊपर और हाथीराम उसको उठा के भागता है, तो मेरी माँ बहुत परेशान थी। तो जब वो भाग रहा है तो मेरी माँ बोलती, पटक दे इस कुत्ते गू ने नीचे, अगर ये किसी लायक का नहीं, तुम उसको क्यों उठा के भाग रहे हो। मेरी माँ इसलिए परेशान, क्योंकि अपना बेटा परेशान होता दिख रहा है। तो हाँ, मतलब वो उनका पूरा नरेशन फिर आया कि हाँ अच्छा है, बहुत छोटी चीज़ है, मतलब तुम्हारे नैन नक्श नहीं मेरे, ऐसा लग नहीं रहा तुम्हारा बेटा है। मैंने कहा क्या चल रहा है माँ, है तो कैसे समझाऊँ आपको। नहीं, वो जो लड़की है तुम्हारी बहू बनी हुई है, वो भी, उसके भी नैन नक्श नहीं मिल रहे हैं। मैंने कहा ये अभी इसको, तो मैं कहा माँ ये तो नहीं समझा पाऊँगा मैं। ये कास्टिंग वालों को बता देना आप भैया। तो ये सब चला। पापा का वही सधे शब्दों में, नहीं भाई बहुत बढ़िया काम था, अच्छा लगा। और है अभी उनके आवाज़ में है वो खनक जो होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो फ़ोन पे ही था, वीडियो कॉल पे था। मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, दिस इज़ नॉट माई प्लेस टू से दिस, बट ही मस्ट हैव बीन अ वेरी प्राउड फादर। थैंक यू भाई। तिलोत्तमा, आप से हमने पहले भी एक लंबी बातचीत की है, तो मैं उस बातचीत से सिरा पकड़ रहा हूँ जो इससे जुड़ भी रहा है। आपने एक ड्रामा का कोर्स किया न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में, उसका एग्जैक्ट टाइटल क्या है? ड्रामा थेरेपी और एजुकेशनल थिएटर, कुछ ड्रामा थेरेपी। ग्रीफ को प्रोसेस करना, जो बिल्कुल अभी का ग्रीफ हो, ड्रामा क्या सुझाता है, उसका क्या, इज देयर अ सेट फार्मूला हाउ टू डील विद इट? क्योंकि बहुत बाद में रुलाई छूटती है और बहुत एकांत में। मैं अभी पिछले दिनों मुंबई में था, हमारे एक दोस्त हैं और उनकी माता जी का देहांत हो गया। सो वो दोस्त और उनकी पत्नी, वो दे आर वेरी क्लोज टू अस, एंड शी वाज टेलिंग मी कि ये वापस आके खाना ऑर्डर कर रहा है, अरे यार, मतलब बहुत अतिरिक्त खुश दिखने की कोशिश कर रहा है, हमेशा कुछ पढ़ता रहता है ये वो। एंड देन वन फाइन डे इन मॉर्निंग शी वोक अप विद द साउंड बिकॉज ही वाज क्राइंग। एंड आई एम श्योर आपने थ्योरी में भी पढ़ा और फिर अपने बॉडी ऑफ वर्क में भी उसको देखा होगा। हाउ टू गो अबाउट इट समझ में नहीं आता कई बार, और ये शुबहा भी होने लगता है कि ये मुझे दुख महसूस क्यों नहीं हो रहा ठीक से। It's so different sort of for each person that there is, firstly, I felt so sad when I heard the news of Jaideep Bhai's father passing, because I came into this project when my mom was really battling with cancer, and I had not come out of my house for a long time, and I was taking care of her, and
and now she's doing very well, and she's healthy and she's really well. And I came onto this set. Gosh, God, I'm so sorry. Anyway, so it was a 4-year battle, with mom's illness, and then I came on this set, and everyone, him included, just took me in, and I felt like such healing happened for me during that time of shoot and being on that set. Thank you so much. That a day before our show is coming out, to have him lose his father was very because I got so much. I got so much from them at a time, because I can't explain. I would not be anywhere else other than by my mother's side, because she's an extraordinary woman. And but I didn't realize until I reached the set of Paatal Lok how happy I am when I perform, when I act, and what a gift it is, And I got so much that really my heart was with him. And as far as grief, I think everyone has gone through it in their life, and the portrayal of it cannot be the same like our fingerprint. No two people's fingerprint is the same. And there's a performative aspect of grief that you perform for those around you, but there is a aspect of grief when you're by yourself, and there are stages of it. And if you're busy at a time when something happens, you feel you have overcome it, and then suddenly it'll come and hit you in the middle of nowhere, and you're so it's a moving, dynamic thing. We write so much about love and its unpredictability, and grief is as as charismatic, elusive as love in many ways. And I don't think during my time at Rikers Island, the reason also I left it was because it is hard as a human being to constantly receive, the grief of so many people, and yet be able to offer an objective way forward. And you can do it. I could do it only for 2 years. After that, I was burnt out. But the one important thing, I think, when you are lucky enough, when someone shares their grief with you, is to be able to hold space and listen. There is no solution. Yes. And I think we cannot be prescriptive, either in its depiction as actors. There is no right way. If you didn't think I was grieving, that's your problem. Some people cry, some people don't cry. I cry like I'm clearly I cry a lot, and I'm in my mid-40s and I'm menopausal. I cry at many things, and I'm angry at many things, and I cry at many things. But when there were times when it was so touch and go with my mother, I've seen her, just her body, lifeless. There's no tears. There's nothing. But if I did that in a performance, you would say, you judge me for not being a good daughter. And I think these are the things that come back, this life and performance, it's all one thing. So if I feel it, no one can prescribe that this is how grief should be. And I think that's, I'm sorry, I'm all jumbled now. No, you're not jumbling. ये जब मुझे रिस्पॉन्ड कर रही थी और मैं पाताल लोक के कंटेक्स्ट में सोच रहा था, What we love most about your character, and especially जैसे आपने परफॉर्म किया है, हम लोग इस सिनेमा की उतनी समझ तो है नहीं, पर हमें कई बार लगता है कि जब बिना डायलॉग के बात कम्युनिकेट हो जाए तो वो ज़्यादा असरदार है. और वो कई जगह लगता है जब कैमरा आप पे रुकता है, आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशंस पे, और वो बिल्कुल पीक पे पहुंचता है लास्ट सीन में, और वो म्यूज़िक बज रहा है एंड यू आर वॉकिंग एंड योर एक्सप्रेशंस एंड व्हेन शी वाज रिस्पॉन्डिंग. और अभी आप दोनों लोग जिस प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत ही पर्सनल, इमोशनल, तो वो म्यूज़िक मुझे एकदम से
एंड देन यू वर टेलिंग मी बिफोर वी स्टार्टेड द शूट कि आप वो 4 महीने तक वो लगातार वो म्यूज़िक सुन रहे थे, हाँ। वो बताइए ज़रा। मतलब क्योंकि दाखिल होने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं रोल में, किरदार में, और ख़ास तौर पे तब जब वो इतना बड़ा हो जाए कि साहब हाथीराम चौधरी एक रेफरेंस पॉइंट हो गया है, तो दोबारा से उस में कैसे दाखिल हों? आई थिंक शुरुआत तो स्क्रिप्ट से ही होती है, फिर से जब आप स्क्रिप्ट उठाते हो अगले भाग की, और पन्ने दर पन्ने वो दुनिया दोबारा खुलती है आपके सामने, और पुरानी जितनी यादें हैं वो वापस आती हैं, क्योंकि आप उनमें से एक बार जा चुके हो। आपकी मसल मेमोरी, माइंड मेमोरी टाइप, बॉडी मेमोरी टाइप चीज़ें दोबारा से जागृत होती हैं, और क्योंकि दुनिया नई है, सिर्फ कुछ लोगों के अलावा नए लोग हैं, नए किरदार हैं, नई कठिनाइयाँ हैं उसमें। तो बिल्कुल जो बेसिक शुरुआत है वो वहीं से कि आप उस स्क्रिप्ट को पढ़ना शुरू करते हो, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 10 दफ़ा, और समझने की कोशिश करते हो कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। और हाँ, म्यूज़िक डेफिनेटली जब वो मुझे पता चला था कि सौरभ भाई इसको क्या नाम है, सुदीप भाई इसको उठाने चाह रहे हैं उस पीस की तरह, और उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन भी है एक कव्वाली के साथ, जो एक इंस्ट्रूमेंटल है और एक वोकल भी है उसका। तो वो ऐसा स्ट्राइक हुआ, पता नहीं क्यों वो इतना इंस्पायरिंग था। वो दिन में जब होटल से निकलते थे तब पहला गाना वो बजता था गाड़ी में, पूरी वैन में, पूरा दिन जितनी देर में वैन में बैठा हुआ है वो म्यूज़िक बजता था, वापसी में आते हुए बजता था, दिन में 20 बार 25 बार शायद वही म्यूज़िक बजता था। पता नहीं क्यों उसकी वजह से ना एक जुड़ाव फील होता था। एक जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं सुना रहा था, आप वहीं बैठे थे, अजीब सी एक सैडनेस है उसमें, उस म्यूज़िक में बहुत सैड है, पर उसके बावजूद एक होप दिखाई देती है उसमें कि कुछ तो अच्छा हो रहा है, ये वक्त बीतेगा और कुछ और अच्छा होगा। वो बहुत कमाल है उस म्यूज़िक के पीस में। And we need that, ना? Yeah. All of us need that. उस म्यूज़िक के पीस में ऐसा वाला फील आता है कि इसमें होप है, और इसमें बता भी दें दर्शकों को कि हम लोग किस म्यूज़िक की बात कर रहे हैं। जिम हाइमर उनका नाम है, ग्रीनवुड जेनफर समथिंग, उसका नाम ठीक से नहीं हाँ, लेना एक अक्षर क्योंकि उसमें जुनून साइलेंट के नाम से है, जुनून के नाम से 2015 में ये एल्बम आया है, राजस्थान एक्सप्रेस, JUNUN, हाँ जुनून। हाँ, तो उसका बहुत कमाल का म्यूज़िक है, और उसका भी एक ट्रैक है जुलूस के नाम से। और इस सीरीज़ के जो क्रिएटर हैं उनसे हम लोगों ने भी दरियाफ्त की, तो उन्होंने बोला कि हाँ हम उससे इंस्पायर्ड हैं। हम लोग अगर वो अमेज़ॉन का वो लास्ट वाला म्यूज़िक बजा सकें, कॉपीराइट तो आप लोग नहीं भेजोगे, प्रचार सामग्री आप ही की है। अरे हम ही भर दो कि नहीं भेजेंगे, ज़रा मेरा फ़ोन दो, मेरे में सेव है वो, दर्शकों को रेफरेंस मिल जाए। जी जी। कहाँ पे शूट किया इसको, सीरीज़ को? नागालैंड, नागालैंड, दार्जिलिंग, दिल्ली, हमने दीमापुर शूट किया कुछ दिन, दीमापुर, और कोहिमा शूट किया, उसके आसपास के गाँव कुछ, एक खनोमा में, हाँ उसके आसपास के कुछ गाँव वो हैं फॉरेस्ट जो था। Then we went to दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, फिर आप दिल्ली गए, दिल्ली एंड बॉम्बे, एक दिन गाजियाबाद। तो आपका तो डबल हो गया होगा, आप फैमिली मैन के लिए भी वहीं शूट कर रहे थे? हाँ, मैं दोबारा से वही सारी चीज़ें दोबारा देखी मैंने इस साल पर, सेम वही लोकेशन, वही एयरपोर्ट मतलब वो समझो आप, ऐसा लग रहा है कि अच्छा हाँ यहाँ तो ये तो मेरा ही है। पर अलग था ना? हाँ, फील अलग हो जाता ना, क्योंकि सेम लोकेशन पे कुछ अलग बना हमारा दिया बेटर था ना। पर वो जगह आपको एक होते हुए एक जैसी लगेगी नहीं, कमाल की बात है। ये मैं आप लोगों को सुनवा देता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हम लोग ऐसे ही बैठे बस बातें छोकने में लगे हुए हैं। नहीं, वो तो हम छौंक ही रहे हैं, पर ये न्यूटन का चौथा नियम चल रहा है, जब आप जो चीज़ खोजो वही नहीं मिलती, बाकी सब मिल जाता है। तो थोड़ा सा धैर्य रखें।
चाय तो बहुत पी हाँ है। हाँ हाँ। ऐसा क्या, कैसी क्या चाय बनाते हो आप, जरा कोई नहीं, मैजिक? कुछ ऐसे चीज़ कभी ऐसे चाय में मुझे कोई दिलचस्पी वैसे है नहीं, मैं कॉफ़ी पीती हूँ। बट वहाँ ठंड थी और दालचीनी मैं लेके आई थी कहीं से, श्रीलंका से, और सैफरन भी कहीं से लेके आई थी मैं। तो मुझे लगा ठंड है तो ये दोनों जो चीज़ें हैं काफ़ी हीटी है, तो मैं उसको बस उबाल के एक साथ एक चाय, बहुत एक अच्छी सी खुशबू है उसकी, दालचीनी और सैफरन। तो उसका एक दिन बनाया था वो, कुछ दूध लोगों वाली को चाय? नहीं, कोई दूध नहीं, बस पानी में ये दो चीज़, इट्स लाइक ग्रीन टी चाय। बस ये दोनों, दालचीनी और केसर? केसर जी। तो उसको उबाल के कुछ शहद वगैरह बाद कुछ में? नहीं, नहीं। कुछ अगर कुछ डालना चाहे तो वहाँ रखा हुआ, पर आई थिंक पर कोई नहीं इतना डालता उसमें था। इतना मिठास है ना दालचीनी में, क्या चीनी है दालचीनी में, इसीलिए शायद। Yes. I'm stating the obvious, but it really excites me when I understand a word and I can experience it. एक्चुअली ऑब्वियस होता नहीं है, सब चीज़ें अपने तय वक्त पे आपके ऊपर अपना अर्थ खोलती हैं। Yeah, true. So बस एक दिन ऐसे मैंने बनाया था, एक पर बहुत ज़्यादा बन गया था, तो मैंने कुछ लोगों को मैसेज भेजा कि हम चाय पी रहे हैं, ज़्यादा बन गया, अगर आना है तो आ कितनी जाइए। निर्मोही है कि ज्यादा बन गया इसलिए खराब होगा, इससे अच्छा तुम पी लो, फेंकना पड़ेगा। गैया को खिलाना पड़ेगा तो तुम खा लो। ये यार कुत्तों को डालना पड़ेगा, तुम खा लो तो दो मुझे लगा रोटी। कोई नहीं आएंगे क्योंकि शूट के बाद मतलब थकान होती है सबको, पर बस आ गए लोग, फिर वैसा बस चर्चा बन गया। हर रोज़ फिर मैं चाय बनाती थी, एक दिन मैसेज नहीं भेजा था तो सुदीप सर से मैसेज आ गया था कि आज चाय नहीं पिलाएंगी। तो बस ऐसे बन गया और हर रोज़ फिर हम चाय बनाते थे। और एक्चुअली वो चौपाल हो गई, देखो था ना, नुक्कड़ पे खड़े हो जाते हैं लोग, बैठकी। वो बैठकी हो गई। फिर चाय का औचित्य ज़्यादा रहा नहीं, चाय बस बहाना बन के रह गई। पर फिर वहाँ रोज़ एक महफिल जमने लगी कि हाँ थोड़े दिन भर की बातें, उसमें पर की जो भी उल जुलूल हरकतें हुई या जो फ़नी हुआ सेट पे, कुछ इंटरेस्टिंग हुआ, उनके बारे में रिमाइंडर हो जाते थे, क्योंकि ज़रूरी नहीं सबने देखा हो। कुछ टीम के लोग कुछ 24 घंटे सेट पे रहते हैं, हम नहीं सेट पे रहते हैं, या कुछ और ऐसी जगह घटित हुआ जो हमारे आंखों के सामने नहीं हुआ, तो सुनने में किस्सा गोई हो जाती है बैठे बैठे सारा दिन। सुदीप की हम लोगों को राइटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब पर्सनली वी आर फैन। मतलब NH10 उसके बाद का पूरा जो बॉडी ऑफ वर्क है, आप लोग तो बहुत, चूँकि अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, किस तरह कोलैबोरेशन रहता है? कुछ आप बताते हैं ये ऐसे कर लें, जैसे आप वो सिलाई वाला सीन बता रही थी कि था नहीं पर इनको पता चला तो आपने उनको बताया और फिर वो लूप सा क्लोज हो रहा है। इनफैक्ट उसका एक सीन मेरी टीम ने मार्क भी कर रखा है कि वो फ़ोन क्यों नहीं उठाती है आखिरी में, और शी डजंट वांट टू लाई एंड स्टफ लाइक दैट। किस तरह का रहता है आप लोगों का और सुदीप का संवाद, और उसमें मतभिन्नता की कितनी गुंजाइश रहती है? मुझे ऐसा लगता है कि सुदीप भाई की जो राइटिंग है ना, वो इतनी डिटेल्ड होती है कि वो अपनी तरफ से उसको जो बेस्ट उनके थॉट प्रोसेस के हिसाब से, जब वो डायलॉग्स के बीच में भी जो जिसको हम कहते हैं ना कि सीन की अंडरस्टैंडिंग को लेके जो भी आप लिखते हो, वो भी इतना सुंदर होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप उसको ही ठीक से पढ़ो तो आपको पूरे सीन का भाव, पूरे सीन का एक जो पेस होता है, वो सब समझ में आ जाता है। ये ज़रूर रहता है कि आपको कुछ चीज़ें जब आप कर रहे होते हो तो आपको कुछ और तरीके से फील करने का मन कर रहा है, कुछ और तरीके से कहने का मन। मैंने कभी नहीं देखा उनको ये बात बोलते हुए कि नहीं ये ट्राई नहीं कर सकते। जो आपको करना है एक बार, जो अगर बहुत ही अलग जा रहे हो आप कहीं लाइनों के हिसाब से, तो बात अलग है, जो कि जनरली कोई नहीं जाता है। बट वो कभी नहीं बोलते सुना मैंने उनको कि तुम ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते। और एक्टर्स को बड़ा, अविनाश हो या सुदीप भाई हो, दोनों की यही है कि आप कर लो। जैसे अविनाश बहुत करके, अविनाश के साथ वो रिश्ता भी है क्योंकि फिल्म शूट से रहे हैं दोनों। एक बैची जूनियर था अविनाश मेरे से, वो कैमरा स्टूडेंट है। सीज़न 1 में बहुत होता था ये कि पहुँचे सेट पे, एक सीन है तो सेट पे ही खड़े, अभी मेकअप कपड़े भी नहीं, उनके बारे में जिक्र भी नहीं हुआ है। तो जनरली एक प्रैक्टिस ये होती थी कि सेट पे गए, ये रूम है, फॉर एग्जांपल हाथेराम का घर है, अच्छा ये सीन है, एक बार देख लो करके, कहाँ जाना है, उठ के जाना है, कुछ मोटिवेशन आ रहा है नहीं आ रहा है, या यहीं बैठे बैठे करना है। तो एक डिस्कशन हो जाता था 10-15 मिनट में, एक मोटा सा, एंड देन ही स्टार्टेड। तब उसके बाद फिर वो लाइटिंग सेट करना शुरू करता था, सो दैट इन्वॉल्वमेंट हो। ऐसा नहीं हो कि हाँ मैं पहुँचा
और उनका ये कि नहीं आपको यहीं बैठना है, ऑफ कोर्स ऐसा भी होता था, लेकिन उसका एक रीज़न होता था कि यहीं पर्टिकुलर जगह पे क्यों उठना नहीं है, बैठना नहीं। और क्या आई थिंक एसोसिएशन थोड़ा पुराना रहा है मेरा और अविनाश का, और सुदीप भाई के साथ पता नहीं क्यों इतना अनकहा सा एक, पता नहीं वो कैसा रिश्ता शुरू हुआ, इतना छोटी सी मुलाकात के साथ। मुझे लगता मेरा रिश्ता जब मैं पढ़ रहा था ना तभी बन गया था। कैसे? जब मैं पाताल लोक पढ़ रहा था, हाँ, तो आप जैसे आप राइटर के साथ एक रिश्ता बनता है ना आपका, आप बेशक नहीं जानते हो, बेशक जब पहली बार हमने कोई भी प्रेमचंद की भी कुछ जो कफन मैंने पहली बार पढ़ी थी, मैं नहीं जानता उनका चेहरा कैसा था, नहीं उस वक्त नहीं पता था, ना ये जानता था कि कौन है, पर आप उस पेपर पे उस किताब के ऊपर नाम है प्रेमचंद की चुनिंदा कहानियाँ, तो आपके दिमाग में उस नाम के साथ एक इमेज बनती है और आपका एक रिश्ता बनता है उस आदमी के साथ जिसने ये लिखा है कि इनका कुनबा था पूरे गांव में बदनाम, घीसू एक दिन काम करता 4 दिन आराम। किसानों का गांव था, काम करने वालों की कोई कमी न थी, लेकिन किसान गांव वाले उनको दोनों को तभी बुलाते थे जब एक आदमी का काम 2 आदमियों से करवाने के अलावा कोई चारा ना हो। इतना सुंदर विवरण कि आपको इन 2 किरदारों के बारे में 10 लाइन में 5 लाइन में बता दिया कि ये कौन लोग हैं, उसके बाद कहानी शुरू होती है। जयशंकर प्रसाद की और वो गुंडा, पढ़ते हुए ठगनी क्यों नैना झमकावे वो चलता रहता है वो पूरे आपको दिमाग। ऐसा लगता है कि यार ये कौन है ये आदमी जो इतना आपको अभिभूत कर सकता है, जिसको आप दूर दूर तक नहीं जानते हो। जयशंकर प्रसाद की गुंडा आप पढ़ते हो तो 10 लाइनों में आपको लगता है कि इससे सुंदर कैरेक्टराइजेशन समझाने के लिए कोई आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप बस वो लाइनें पढ़ो। 18वीं शताब्दी का बनारस, वो नंगे बदन, उसकी ये मूछें शराओं से ये झलकती, ये वो तोला, अंगूठी क्या नाम वो पहना हुआ, फेटे के अंदर एक हंसिया, जब चलता था तो जो नसें चटाचट बोलती थी, वो काशी का गुंडा था। अरे उससे बेटर कुछ नहीं है। और वो जब बिल्कुल आखिरी में कहानी पहुंचती है, वो गुंडा था, काशी का गुंडा, और ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो ये जो रिश्ता ना ये सुदीप शर्मा के साथ बना, वो जब खत्म किया ना सीजन 1, मुझे आता कि कौन है ये आदमी, तो मेरा रिश्ता वैसा बना उनके साथ जैसा कभी जयशंकर प्रसाद के साथ बना था, कभी प्रेमचंद के साथ बना था, बाद में गुलजार साहब के साथ बना, ऐसा कुछ। इसीलिए हम जब तक आपसे कहते रहते हैं कि लिखे हुए से, आखर से, हर्फ से, साहित्य से, किताबों से रिश्ता जोड़िए, क्योंकि जब आप चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था पढ़ते हैं, जब आप प्रेमचंद की कफन पढ़ते हैं, जब आप जयशंकर प्रसाद की गुंडा पढ़ते हैं, जब आप निराला की कविताएं पढ़ते हैं, भवानी भाई की कविताएं पढ़ते हैं, नरेश सक्सेना की कविताएं पढ़ते हैं, विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास पढ़ते हैं, फिर आप वो नहीं रह जाते हैं। जब आप निर्मल वर्मा को पढ़ते हैं और किताब खत्म होते होते एक सलेटी धुंधलका है जो आपको अपने अंदर जकड़ लेता है, तो आपको पता चलता है कि एक तिलिस्म से गुजरने जैसा है। उसने कहा था वो धत्त बोलती है ना, वो ऐसे इधर करेजे में आके लगता है उसका धत्त हो गई धत्त, ऐसा लगता है हाय अमृतसर चले जाएं अभी। ओ कर्मा वाड़िए साइड हो जा, ओए मेरा वाड़िए, ओ बचके, ओ पुत्र, यू कैन हियर दैट साउंड ऑफ अमृतसर की पुरानी गलियां। आई वेंट देयर रिसेंटली, मैं कुछ फिल्म कर रहा था, आई वेंट देयर, लाइक वो जो गलियां जहां आज भी आप नहीं चल सकते बिना टकराए एक दूसरे से, बिना आवाज लगाए, बिना टकराए, वहां जगह ही नहीं है। और जिंदगी ऐसे हरहरा के बहती है ना, एकदम कल्लोल होता है। आप क्या पढ़ रही हैं इन दिनों? मैं एक एंटैंगल लाइफ करके किताब है, और वो एक आदमी है जो फंगस मशरूम से बहुत ऑब्सेस्ड हैं, और तो नॉन फिक्शन है, बट इट इज़ सो पावरफुल एंड आई लव द बुक बिकॉज it talks about that which we can't see, you know, the roots, how fungus is invisible to human eye. We see some mushrooms and we think, okay, we can see mushrooms, but what fungal life is, how they're interconnecting us right now, in between us,
and how they are communicating, the intelligence, the level of intelligence of communication. It's humbling to read, not just as a human being, but as an actor, that how communication can be so far-reaching without saying a word, and it's really incredible. I'm so thankful to Shaunak Sen, who introduced me to the book, and can't get over it. It's all around us, inside our bodies. Yes. You know, this interconnectedness. कि एक कुछ यहाँ से धागा खींचा तो you know you experience it there. But a lot of Patal Lok experience for me has been that with this group of people, and very similar feelings when I read the script. Sudeep sent it on an email. I started reading it. I only got up to stretch my neck because I felt I'm getting like I've just been sitting in one place for so long. I couldn't get up, and it was just like, yes, this is so dense. It's like bamboo. All these men are so tall. Firstly, really to have self-confidence. Thank God I did Patal Lok at the age of 44, 45, because by then I've built some confidence. There are all these huge giants of men, Sudeep Sharma, Jaideep Alavat, inke beach, 5'2" person sitting there. I was thinking of this bamboo grove. Bamboo is like सीधा ऐसा, किसी पे झुकता नहीं है, किसी पे वो लगता बहुत थोड़ा सा घमंडी जैसा लगता है, तना जा रहा है. हाँ कि मतलब बस अपने उसमें, but it always grows in a grove, in a clump. They don't grow individually, and you cannot take out one bamboo. झुरमुटा होता है पूरा. Because it's all interlinked. I felt like that in Patal Lok. Like I'm amidst this amazing grove, and their connection is so deep. It was just marvelous. And I, without any jijak, I jumped straight into the deep end कि मुझे भी आओ मेरे रूम में आओ, प्लीज़ चाय पियो मेरे साथ. ये बहुत सुंदर है, बहुत रेयर है to work with writing like this, with people like this. And if you have to leave your loved ones and make money, I think for me this would be the ideal way. If I have to leave home and leave, if it can be for something like this, it feels very worth it. अच्छा, एक चीज़ बताइए, है ना, और मैं इनसे पूछूं उससे पहले आपसे भी बता लेता हूं कि हमारे पास हमेशा एक विकल्प रहता है कि हाँ साहब, पाताल लोक 2 आई है, लोगों को बहुत पसंद आ रही है, तो उसके लीड एक्टर आ रहे हैं दोनों. तो एक होता है कि हम सीरीज़ पे बहुत बात करें, पर वो आप देख ही रहे हैं, है ना, और हम सीरीज़ के राइटर को बुलाएंगे भी अलग से बात करने के लिए. दूसरा हमारा लालच ये रहता है दोस्तों कि उसको निभाने वाले जो किरदार हैं, जो आपको इतना घने दिख रहे हैं एक एक पॉज में, उनकी अपनी जर्नी क्या रही वो जान लें तो शायद ज़्यादा संप्रति, ज़्यादा कनेक्ट महसूस हो. देखिए, हम लोगों को सिखाया जाता है कि फ़ैन वैन नहीं होना चाहिए, पर मैं तो हूँ आप दोनों लोगों के काम का, है ना. और क्या रेंज है. ओ थैंक यू. 3 of us, वो बैंक से निकल रहा है, वो एकदम से शेफाली शाह को देख रहा है, ऐसे याद सी आके रह गई. फिर झूले पे ऊपर टंगे हुए इतने पॉजेज हैं, इतने सन्नाटे हैं. एंड थैंक यू अविनाश, अरुण, कि क्योंकि क्लीशे हो जाता है ना यार, ये आदमी लंबा चौड़ा आदमी, ये तो ऐसे टेडुआ पकड़ के उठा ले वो आदमी, और इसकी क्या रौबीली आवाज़ है, और वो कितना सरल रोल कर रहा है. एकदम गेहूं के फुलके जैसा रोल है वो, बिल्कुल बहुत नरम, 4 बार चबाओ तो मीठा लगने लगे, ऐसा सा. क्या कमाल काम किया है. थैंक यू भाई. है अभी ना हम इसके पहले एक इंटरव्यू कर रहे थे, तो किसी ने मुझे फ़ोटो भेजा उसका, या वैसे आप पता नहीं आ गया, मैं ऐसे बैठी हुई थी क्योंकि हमेशा शॉर्ट रहने का वो रहता कि पोस्चर अच्छी होनी चाहिए, like this, हाँ बिल्कुल. और जयदीप भाई ऐसे बैठे हुए थे, और मुझे ना ये देख के याद आया दैट दिस इज़ व्हाट आई मीन बाय कंफर्ट, टू मेक श्योर दैट यू डोंट मेक एनीवन फील स्मॉल. इट्स अ बिग मैन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम तो छोटे हैं ही, बट जो बड़े हैं ना कद के, एंड आई मीन पावर ऑल्सो with his success and also his physicality,
how you level up. It's something so beautiful to see. I really admire that about him. Doesn't make anybody feel small. You shouldn't. As a human being, you shouldn't. But you forget that when you get so much attention. It's not normal for a human being to get so much attention. पर ये खूबी तो आपके अंदर भी है. जब हम लव स्टोरीज़ की वो कहानी देखते हैं, क्या केमिस्ट्री है आपकी और अमृता सुभाष की. She's so lovely. वाओ. और हम तीनों की कोको के साथ हम तीनों की केमिस्ट्री. It's like कुंगरा सिंह शर्मा की बात हो रही है. It's really like it is chemistry. You You're can't too take it. good. And let me say this, to think of her कि मेरी ये कास्टिंग होगी, और वहीं से वो खेल शुरू होता है. Because you make the first choice ना कि मैं इस व्यक्ति से ये चीज़ करवाऊंगा. Yeah, I remember Coco had asked me, who do you think for this part? She had approached me already for the part of Ishita, and she had many wonderful suggestions, and all of whom are my friends. And I told her, I've been thinking about Amrita. And then उनके चेहरे पे वो जो एक विस्मय का स्ट्रोक आता है ना, सिर्फ आंखें वो ऐसे हल्की सी पकड़ती, अरे ये क्या हो रहा है, वो कुछ उनको डायलॉग नहीं चाहिए उतने में ही. टू गुड. beautiful. अच्छा, मुझे ये बताइए, जो वो मैं बात कह रहा था कि हम लोग आपके काम के इतने मुरीद हैं. एक तो होता है कि आपको किरदार का ब्रीफ दे दिया गया, सेट बहुत अच्छा, डायरेक्टर, डीओपी, वो सब ठीक है. आप लोग बहुत जोड़ते हो, खासतौर पे आप दोनों लोग. वो रियाज सिर्फ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सिर्फ एफटीआई की ट्रेनिंग का रियाज नहीं है. वो इडिपस देखने के बाद जो भीतर कुछ बदल सा गया, सिर्फ उतना नहीं है. वो एलएसआर में स्टेज पे चढ़ना और मैं हिंदी सीखूंगी, 2 घंटे बोलूंगी, क्या है वो, ये कि आप लोग रोज जोड़ रहे हो उसमें कुछ. इज देयर अ सेट फार्मूला, आप दोनों का इंडिविजुअल फार्मूला कि यार मैं ये करता रहता हूँ लगातार. इट्स नॉट अबाउट एक्टिंग, इन जनरल आप अपने आप में जोड़ रहे हो तो वो वहां भी छलक रहा है, झलक रहा है, डिपेंडिंग. Actually, for me, because my husband is not from the industry. आपने कॉफी का जिक्र किया तो मुझे याद आ गया. So it's very important हमारे घर में कि सिर्फ एक्टिंग और ये इंडस्ट्री रिलेटेड चर्चा ना हो. तो एक मुझे, और वैसे भी मेरे पेरेंट्स भी इससे नहीं है, तो घर पे जाते तो चर्चा बहुत बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स में होता है. सो आई थिंक इट इज़ जस्ट द प्रेपरेशन इज़ just having a curiosity for life, I think, in general. And I think for me, community is very important. People are very important. And I've seen my parents behave like that. किसी का बुखार हो जाता था कॉलोनी में तो माँ उनके घर चली जाती थी, और उनके पेरेंट्स सो रहे हैं और मेरी मम्मी वो पट्टी लगा रही हैं उन पे. और हम पूछे थे तब, गौरव और मैं, मम्मी से कि उनके बाप माँ हैं, हम आपके बच्चे हैं, आप हमको छोड़ के वहाँ क्यों जाती हैं. शी सर, वो लोग जाग नहीं पाते हैं. मेरा नर्स बनने का बहुत इंटरेस्ट था पर हो नहीं पाया, तो मुझे इसमें मज़ा आता है. जब फिर एक ऐसे रात हुई थी, एमए का एग्ज़ाम चल रहा था, मैं बहुत पढ़ाकू हूँ, तो पढ़ाई के बीच में कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करता था. घर पे टीवी नहीं चल सकता था, कुछ गाना नहीं चल सकता है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं भाई, क्योंकि हमें कुछ बनना है, मुझे लगा. और रास्ता सिर्फ पढ़ाई से ही है, क्योंकि और कुछ तो समझ में नहीं है. तो ऐसे कुछ चल रहा था. एमए का एंट्रेंस एग्ज़ाम ने, एमए का फाइनल ईयर का एग्ज़ाम चल रहा था, और अचानक न्यूज़ आया कि मेरी दादी गुज़र गई है. सो माई फादर वॉज ट्राइंग टू बुक ट्रेन के टिकट्स में, और मम्मी का आवाज़ आया कहीं से कि क्या कर रहे हैं आप, मेरा भी बुक कीजिए. सो माई फादर लुक्ड एट माई मदर एंड सेड, बट पॉइंटिंग टू अस. सो शी सेड, आई डोंट नो, आई एम गोइंग, मुझे जाना है, बिकॉज शी वॉज वेरी क्लोज टू हर मदर इन लॉ. एंड आई रिमेंबर गेटिंग सो अपसेट. आई वॉज लाइक, माँ, Amma has passed away, but we are alive. I have my exams. I cannot be expected to take care of my brother, cook, clean, everything. इतने सारे papers हैं, and it's so selfish of you to, what kind of mother are you? अब तक तो neighbors का वो चल रहा था, अब मतलब like there's a limit. And she said, you will not understand it, and it's okay.
all my whole life is not about you and your brother. I also have a life. She is very close to me. I have to go. You will figure it out. I hated her so much. But What a mature response from her. for an You will Indian not mother to understand, say, but it's okay. She said, yeah, she said, you will not understand it. I don't expect you to understand it. I can keep on talking about her, but now I understand it. I respect it, and I want to walk on that path. हमारे कॉलोनी में जो लोग हैं, I meet at least 4-5 people every day just to know what's going on in their lives. I am very involved in, and not in any party. It's not some, it's just one-to-one. And so when I don't have work, which is very often, every day, I make sure I meet 4-5 people, go to their homes, understand what's happening, learn from them. And I think I really got this from my parents. I saw that in them. So one is community. It's this. For me, it is that. आपके लिए? Preparation of an actor, like An actor से ज़्यादा कि मतलब That was the question, ना? हाँ भाई, जयदीप की अपनी क्या मेकिंग रहती है? मतलब एक हमेशा तो एक्ट नहीं कर रहे होते हैं, हमेशा तो स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि वो दिखता है, वो समृद्धि दिखती है कि यार मैंने बहुत करीब से देखा होता है. दिस मैन व्हेन ही डिलीवर्स, मतलब वो जो हड़का रहा है कि तेरा फूफा पहले से ही सस्पेंड है, जब वो बड़ी पिस्ड है, गुलपनाग का जो किरदार है, अरे 18वां बर्थडे हम आए, ऐसे कोई बात नहीं, इतनी मैच्योरिटी अचानक से. फिर वहाँ नागालैंड वाले सीन्स में तो वो सिर्फ ऐसा नहीं कि डायलॉग है या बहुत ट्रेन एक्टर. एंड इनफैक्ट व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट इट कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको ये बखूबी निभा रहे हैं कि बीइंग द जायंट यू हैव टू इंश्योर कि सब कोई इन्वॉल्व महसूस करे. इनको राम गोपाल बजाज ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि तुम्हारा शिव बहुत दुरुस्त है, अपनी पार्वती को विकसित करो. ज़रा वो बताइए साहब, फिर आते हैं इस पे तैयारी पे. नहीं, वो FTI के जब हम एडमिशन लेने वाले थे ना, तो लास्ट की जो वर्कशॉप होती है 2 दिन की, वो कैंपस में होती है. तो पूरा एक पैनल होता है, 8-9, हमारे टाइम पे 9, मतलब एंड में. अच्छा. 3 अलग अलग स्टेजेस में होता है. तो जो फाइनल स्टेज है उसके वर्कशॉप जो है फिल्म इंस्टीट्यूट में हुई थी, और 9 जजेस का एक पैनल होता है जो अलग अलग टाइम पे 3-3 के ग्रुप में सबको जज कर रहे होते हैं. समवेयर अराउंड 80-85 स्टूडेंट्स, उसमें से 20 सेलेक्ट करने हैं. तो ख़त्म हुआ, वो लास्ट डे था वर्कशॉप का. अब सब बच्चों के लिए, सब की जो भी हम स्टूडेंट्स थे, उन सब के लिए चाय पानी का इंतज़ाम था वहाँ. और अब सब जजेस भी वहीं खड़े हैं, सब बस जस्ट हैंग आउट कर रहे हैं सब. तो विजडम ट्री के नीचे बज्जू भाई अपना चिरपरिचित झोला लेके और वो गमछा लेके वो खड़े हैं. अब हम ऑफकोर्स मेस्मराइज्ड हैं उनको देख के, कह रहे यार बज्जू भाई, राम गोपाल बजाज. और फिर बस मैं ऐसे ही देखे जा रहा था उनको, वैसे एक टक सा. मैंने कहा यार क्या पर्सनैलिटी है. और सडनली वो वैसे ही निगाह घूमी उनके, और वो मुझे दिखाई दी. तो उनका एक अंदाज़ है, इधर आओ तुम. मैंने पलट के देखा कि मैं ही, एम आई दैट इम्पोर्टेंट. मैं गया, मैंने कहा, और वो बड़े ही मतलब बहुत प्यारे और बेमुरवत से फील हो सकते हैं एट द सेम टाइम. मतलब आपको एहसास भी करवा देंगे कि आई लव यू, बट तो उन्होंने जो किया ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है. उस अगले 10 सेकंड में वो बोले कि मैं गया, मैंने कहा हाँ सर पढ़ाओ, जैसे देखे जा रहे हैं तुम्हारा जो शिव है वो बहुत मजबूत है. जब यहाँ आओ ना 2 साल तो अपनी पार्वती पे काम करना. और ऐसे ढकेल दिया. ऐसा नहीं कि इसके बाद तेरा कोई ओपिनियन जानना है मुझे या तू कुछ और सवाल पूछे, नहीं, ऐसे मुझे चलता कर दिया. मैंने कहा ओके. चला. रियलाइज 2 थिंग्स ऑफ कोर्स. पहली ये कि मैं आ रहा हूँ क्योंकि द वे ही सेड ना, जब यहाँ 2 साल के लिए आएगा ना तो अपनी पार्वती पे काम करना. तो पहला रिलेशन तो ये हुआ कि हाँ मैं आ रहा हूँ, मेरा हो गया है. ये आपको एक आशा, एक बेसिकली एक आस बनती है. दूसरी चीज़ धीरे धीरे समझ में आई कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त, कि तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है, तुम्हारे जो हाव भाव है, तुम्हारा जिस तरह से तुम दिखते हो, तुम्हें जब भी कोई बहुत ही मेल डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स मिलेंगे, यू विल डू इट वेरी इजीली. बट अपनी पार्वती पे काम, जो सॉफ्टर साइड है, जो फेमिनिन साइड है तुम्हारी, उसके ऊपर काम करना. बट मैं सच बताऊं आपको सौरभ भाई, मुझे ऐसा लगा कि शायद विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वहाँ कुछ ऐसा मौका मिला नहीं जहाँ वो मुझे पार्वती देख पाते. वो जगह नहीं, वहाँ वो एक्सरसाइज मिली नहीं मुझे.
script name. मैं he has मानता हूँ कि got. मेरी पार्वती जो साइड है ना वो हमेशा से स्ट्रांग रही है, पर वो दिखी नहीं, उसको लेट आउट नहीं मिला, उसको कभी मौका नहीं मिला। वो आई एम श्योर जितने लोग मुझे पुराने टाइम से जानते हैं, अशोक कौशिक से आप थोड़ी देर पहले मिले थे जी, आई एम श्योर वो जानता है कि एक उस जयदीप अहलावत का एक बहुत सॉफ्टर साइड है, बहुत ज़्यादा, कि वो किसी भी बात पे रो पड़ता था। कोई भी एक छोटा सा इमोशनली हर्ट हो गया तो वो घंटों रो सकता था उस बात पे। यार मुझे उससे मिला दो। वो है, वो मिल जाएगा किससे? उस रोने वाले से। हम बहुत रोते हैं। तो जब मैं 3 of Us कर रहा था तो कुछ लोग बहुत सरप्राइज थे उस पे कि अरे यार तूने कैसे कर दिया। उनको वो शाहिद ग्वासेपुर का है पहलवान को पटकने वाला, सबने वो देखा हुआ था, और जिसने भी देखा तो वो तो अविनाश के मुंह से एक बहुत सुंदर बात निकली, क्योंकि अविनाश बहुत सालों से जानता है मुझे। उसने बोला कि नहीं तुम्हें पता नहीं है, बस इसके लिए ये आसान है वो मुश्किल है। एंड आई वाज जस्ट लुक्ड एट अविनाश की, ओह गॉड, जितनी सहजता से उसने बात की सामने वाले को शायद समझ में भी नहीं आई, पर वो मुझे बहुत पिंच हुई कि इसको कब पता चला कि दिस इज मोर, आई थिंक दिस इज ईजियर फॉर मी। But this is so true. Like I learned this in Kissa. You know, this whole man-woman question. What's a man? What is a woman? And so much is made about feminism and masculinity. And really, after that film, not in an intellectual but in a bodily way, it began to sink in that these binaries that we create, these boundaries we create. But as a human being, what am I attracted to? Like personally, as Tilottama. And I see I'm attracted to ambiguity, fluidity. I'm attracted to something that I don't yet know what shape it will take. That's the excitement. That's why my body moves towards it. If I already know it's a square, it's a square. But if the square can suddenly become a circle, if the circle can suddenly become a triangle, then my body will want to understand how what, you know, it's the same. But societally we have been told so much. This is this, and who are the attractive men and women in whether in life or in cinema? It is people who have, whether you want to call it Shiv Parvati ka balance, you want to call it androgyny, you want to call it, you know, are people who have a certain पहाड़ और नदी दोनों हो, you know, who have a certain the lines are blurred. It's not so fixed, and yes, अर्धनारीश्वर. it's nice to be around that also, you know. It's nice to allow yourself also to have that ambiguity and that identity which becomes such a source of violence in our times. Who you are. हम लोग अपने जब एंशिएंट स्क्रिप्ट्स को देखते हैं तो जो सबसे चार्मिंग पुरुष हैं कृष्ण, क्या कर रहे हैं? बोले साहब चोरी कर रहे हैं, नाच रहे हैं, और क्या कर रहे हैं तो पहाड़ उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं तो जयद्रथ के वध की प्रस्तावना रच रहे हैं, शिशुपाल को मार रहे हैं, शेषनाग पे नाच रहे हैं, खड़े नाच रहे हैं, हाँ नाच रहे हैं, और कहाँ नाच रहे हैं? शेषनाग के फन पे नाच रहे Full हैं, नाट्य कालिया शास्त्र। मर्दन कर रहे हैं, कालिया मर्दन। शिव की कहानियां साहब, क्रोध की कहानियां, ये कर दिया, वो कर पार्वती के दिया। शरीर को पकड़ के और वो- ग्रीफ हाँ। पे आप बात कर रहे थे कि पार्वती मर गई, उसके शरीर को उठा कैसी के आसक्ति, वो जो नाचते हैं वो और कैसा तांडव। क्रोध है कि दक्ष प्रजापति के यहाँ से उठा के और पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। राम, तुलसीदास जी अब लिखते हैं तो वो रो रो के पूछ रहे हैं घास की पत्ती से, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता। है आप यू क्या मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो नहीं रो सकते हैं, पर वो ऐसे रो रहे हैं जार जार। Yeah. कैसे, क्या होती है तैयारी? इन्होंने एक तो कम्युनिटी वाला पॉइंट बताया, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ना इन कहानियों के साथ जो एक तो बहुत ही क्या कह सकते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल तौर पे आपको धीरे धीरे मीडियम समझ में आने लगता है, वो कैमरा समझ में आने लगता है। पहली बात एकदम बेसिक तौर पे बताने को, क्योंकि मैं उस इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ हूँ जहाँ ये बेसिक्स आपको पढ़ाए जाते हैं कि कैमरा है, उसका एक लेंस होता है, उसके साथ एक डिस्टेंस होता है आपका, और आप किस तरह से, जो धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो एक कैमरे के साथ रिश्ता है ना, वो मैं थोड़ा सा अपने आप को उसकी तरफ पुश करता चला गया। मुझे जानना है
कि मैं इस तरह के लेंस में कैसा दिखूंगा, क्या मैं उसके साथ एक रिश्ता बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा। ये बहुत बेसिक स्तर पे था, अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट मीडियम, कि मैं 50 के लेंस में कैसा दिखता हूँ, 100 के लेंस में कैसा दिखता हूँ, और भी ज़्यादा 200 का है, बहुत करीब है, तो कैसा दिखता हूँ। एक्टिंग के तौर पे मुझे लगा कि ज़्यादातर बदलाव जीवन से शुरू हुए। वो ये कि आप जजमेंटल होना बंद किया आपने, डेलिबरेटली, नॉन डेलिबरेटली, अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली, धीरे धीरे आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आने लगा। आप जो कहना चाह रहे हैं, हो सकता है मुझे गलत लग रहा है, पर मुझे समझना है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो। तो वो जो एक, मुझे लगता है वो जो एक विज़न खुलता है आपके सामने कि सबका अपना एक कारण है किसी चीज़ को करने ना करने का, तो उससे किरदारों को दोबारा से समझने में, किरदारों के साथ रहने में, और उनके साथ बिना किसी जजमेंट के आप उस कहानी का बहुत अच्छे से आंकलन कर सकते हो। वो सब धीरे धीरे होना शुरू हुआ जीवन से। और जब कोई भी किरदार पढ़ रहे हो, एज ए कहानी आपको पहले वो हिट करती है तो बहुत अच्छा लगता है। पूरी पाताल लोक जब आपको हिट करती है, हर किरदार जब आपको हिट करता है, वो एक अलग तैयारी है या समझ है। मैं जो लगता है समझ क्रिएट होने लगती है कि आपको कहाँ फिट होना है उस पूरे जो एक जो माया जाल बना हुआ उस कहानी का। क्या जो आपका किरदार है, आप उसको इन सब के बीच में सही जगह पे स्थापित कर सकते या नहीं कर सकते। बड़ा मेंटली सा ये तैयारी अपने आप शुरू हुई, और धीरे धीरे डे बाय डे जीवन में वो मुझे लगता है कि शांत होना शुरू हो गया, गुस्सा कम हो गया, एम्पैथी बढ़ने लगी। ये एफटीआई के बाद होना शुरू हुआ है। पहले गुस्सा बहुत आता था, बहुत ज़्यादा। वो अभी भी है, अपने दोस्तों के आसपास अभी भी निकल जाता है, बट वो तुनक मिजाजी है। हो सकता है गुस्सा ना हो, वो स्नैप हो जाता हूँ किसी बात पे, और उसको समझ नहीं आता कि इतनी सी बात पे कैसे स्नैप हो सकता है, बट वो उसका बैगेज कहीं और से होता है। आप भी शिशुपाल हो चुके होते हो, उसका भी कहीं से पाइलअप हो रहा है। वो कुछ 4 हरकतें कर चुका है, जिसके ऊपर 5वें पे उसके ऊपर धमकाया जाएगा या कुछ स्नैप हो जाऊँगा, उसको शायद नहीं समझ में आ रहा कि पिछली 4 हरकतें कौन सी थी। तो आप धीरे धीरे आप गुस्से को पहले रिएक्ट कर देते थे, अब थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करते हो कि अच्छा ठीक है, एक गलती 2 गलती बहुत हो गया, अभी बंद करो यार, ये इट्स इरिटेटिंग मी। तो आप थोड़ा सा नज़रअंदाज, थोड़ा सा बर्दाश्त। कुछ एक इंटरव्यूज में दिखता है, जयदीप की कुछ एक इंटरव्यूज की रील बहुत वायरल है, इसमें ही ऑलमोस्ट स्नैपिंग, मेकिंग अ वेरी वैलिड पॉइंट, बट ऐसा लग रहा है ये आदमी गुस्से में, हाँ तो किसने कहा ये करने को, तो क्यों चले आए हो, यू नो। अच्छा है, हाँ, इतना प्रिटेंड नहीं करना चाहिए। एक्टिंग वैसे भी हमारा प्रोफेशन है, तो एटलीस्ट ऑफ कैमरा तो अगर नहीं, गुस्सा रहे आप लेवरेज देते हो सामने वाले का, ऐसा नहीं है। आप देते हो कि अच्छा ठीक है, उसको शायद समझ में आ जाएगा अपने आप, पर एक टाइम के बाद नहीं आता है। तो फिर आप, इससे अच्छा है कि आप उसके गुस्से में तब्दील हो जाए, उसको उसी वक्त टोनक के ना खत्म कर दो। मुझे वो सीन याद आ रहा है पाताल लोक का, बहुत प्यारा सीन है, जिसमें वो नाइट क्लब चलाने वाले के यहाँ जा रहे हैं, उसकी शादी हो रही है, और वो आराम से बोनट पे टिका हुआ हाथीराम वीर का आगे है। बोला कहाँ से तू? सोनीपत से, मैं रोहतक से इधर आता। अच्छा, थोड़ा समय की पाबंदी है। जी। दोनों लोगों का एक मेरा बड़ा फेवरेट सा सीन है, और बड़ा ज़रूरी सीन भी है। आपकी और अंसारी की बातचीत हो रही है होमोसेक्सुअलिटी पे। जी, आई विश कि वो सीन स्कूलों में दिखाया जाए। I mean, such things should be part of our curriculum rather than those. ज्ञान पेलने से अच्छा है कि ऐसा कुछ दिखा दो। हाँ, कि तुझे सही लग रहा है तो सही। वर्बेटम ऐसा ही लिखा था या जब सीन वर्क Exactly ऐसा ही था। वाओ। इसलिए मैं बोलता हूँ सुदीप शर्मा मैजिकल आदमी है। जब मैं ये पढ़ा ना, जब मैंने जब पहली बार स्क्रिप्ट उठाई और वो पढ़ा, मुझे लगा यार इससे सुंदर तो क्या ही होगा। इस बात को, क्योंकि अपेरेंटली बहुत डिस्कशन हुए, ये जो मुझे बाद में पता चला कि इस सीन को लेके बहुत सारा डिस्कशन हो कि हाथीराम ऐसा क्यों रिएक्ट करेगा, बट सुदीप शर्मा बीइंग सुदीप शर्मा बोला नहीं, हाथीराम तो ऐसे ही रिएक्ट करेगा। जैसे 5 लाख उठाए थे, अरे यार ऐसे कौन छोड़ेगा 1 करोड़ 95 लाख रुपए, नहीं हाथीराम छोड़ेगा, बाकी कोई छोड़े नहीं छोड़े, वो ऐसा ही है। वही वो जो अलड़पन है ना उसका वो वही है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सीजन 1 में भी ना उसकी जो
हाथीराम का जो लिबरेशन है ना, वो लिबरेटेड सोल है, उसको किसी को प्लीज नहीं करना है। मलंग। वो मलंग है, वो जयशंकर प्रसाद का गुंडा है किसी न किसी तरीके से। यस। तो वो उसमें जो अल्हड़पन है, उसमें जो बेखौफी है, उसमें जो वही खूबसूरती और है। वो सीन जहाँ क्लोज होता है, फिर क्या फायदा हुआ। एग्जैक्टली, आई लव दैट सीन, आई लव दैट सीन। तुम्हारे भी मैसेज आते हैं, हमारे भी मैसेज। और कमाल की बात है, उस सीन की खूबसूरती और बढ़ती है जब आपको ये एहसास होता है कि वो आखिरी सीन है दोनों का, वो आखिरी बार बात करते हैं, तब उसकी अहमियत और ज़्यादा समझ में आती है कि किस नोट पे शुरू हुई थी वो बात, कहाँ खत्म हुई। उस रेस्टोरेंट में बैठे हुए, उस फोन कॉल से लेके वो सरप्राइजिंग, नॉट इवन सरप्राइजिंग, हिज पजल्ड, उसको समझ नहीं आया कि क्यों उठा लिया, गिल्ट में है, फोन ही क्यों उठा लिया मैंने। वो जगजीत सिंह का बहुत मशहूर गाना है ना, दुश्मन फिल्म का, हाँ। एक आ भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। और जब वो खत्म हो रहा था वो सीन, मुझे पढ़ते वक्त भी लगा था कि यार ये इससे बेटर क्या ही बोल पाएगा। और अगेन बोलता कि मैं एकदम निपट निखड़ू जाट आदमी हूँ, मुझे ये सब समझ नहीं आता है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि मुझे ये क्या ऐसा सही है कि गलत है, मुझे नहीं पता है। और कमाल की बात है, अगर अंसारी वो सवाल नहीं उठाता, अंसारी अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि मैंने ये बात आपको क्यों नहीं बताई, समाज के डर से, डिपार्टमेंट को पता चले, दिस इज, यहां वो स्नैप होता है। तू चुप रहता ना, मैं भी चुप रहता, कुछ बातें होती नहीं, बिल्कुल। तू मुझे वैसे बता देता कि मैंने आपको इसलिए नहीं बताया, नहीं, तू इस बात से परेशान है कि अगर डिपार्टमेंट में किसी को पता चल जाता तो क्या होता। यहां हाथीराम की सनकती है। अगर अंसारी कुछ नहीं कहता तो हाथीराम भी कुछ नहीं कहता, उसको एज इट इज एक्सेप्ट करके छोड़ देता। ये इतना लिबरेटेड है वो, इतना स्पिरिचुअल है वो कि तू मत बता भाई मुझे कि तूने मुझे इसलिए नहीं बताया कि डिपार्टमेंट को पता चले। नो, स्कीम कर रहा है बात को। और फिर जो एंड है उसका तो बहुत ही खूबसूरत है कि तुम्हारे अंदर भी ऐसे झगड़े होते हैं, अरे मत पूछो सर, फिर क्या फायदा है। तो वो सुंदरता है वो सीन की। मेघना बरुआ का एक सीन है आपके किरदार का, जिसमें शी इज स्कोल्डिंग वन ऑफ हर सबऑर्डिनेट कि, और उसका लब्बू लुआब ये है कि एक औरत से हुक्म लेने में, आइजैक नाम है शायद उसका, आइजैक है ना, वो बहुत ज़रूरी सीन है, बहुत, है ना, बहुत सुंदर। हाथीराम के लिए तो इसाक है, मुझे ख्याल से हाथीराम उसको इसाक बोलता रहता है। इसाक, उस हाथीराम के लिए आइजैक बोला नहीं जाता, आइजैक नहीं है, आई थिंक वो ऐसे ही बोलता है। देखो ऐसा इसाक भाई। मुझे ध्यान आ गया विजय वर्मन को जीसस क्राइस्ट बोलते हैं। लंबा सा आदमी, लंबे बाल। No, but that's the thing, right? In one line, कि एकदम पॉलिटिक्स आ जाती है पूरी की। in one line, because you see, the moment you start giving me a lecture, I'm going to switch off. Yeah. This is the thing with drama therapy. Why we did drama for therapy. Everyone knows when you're hurting yourself. Everyone knows what's a good habit and a bad habit. You know, I don't need a lecture. I already know where I'm wrong. How do you then seduce me to walk away from something that hurts me, to walk away towards something that works for me? You need more than a lecture. And I think that's in his writing. That I know it's not easy to take orders from a woman, but get used to it. No? It's okay. Come, let's go. We know that. Okay, is it true? I'm not going to give you a lecture. How hard I worked to get here, how much I know. In fact, she gets back to him as well. एक जगह पे कि मेरे ऊपर भी लोग हैं. Don't think that I am the corrupt one here. Yes. I'm not, yes, but yes. And I love the way, like the initial coldness between them. Yeah. Graduates into, especially after the death of Ansari. Almost repulsiveness, not just coldness. Not just coldness, frost. Yeah, you can say ice. Yeah. And also from her justifiedly so, right? That you दोनों की मौत इतनी अप्रत्याशित है ना, कि एक व्यूअर के तौर पे हम तैयार नहीं हो रहे हैं उसके लिए. We're like this. Yeah. And especially your scene, like and very gut wrenching, क्योंकि we know that somebody is waiting.
और हम अपने इमोशंस को पैबस्त करते जाते हैं ना, कि जितने वल्नरेबल किरदार हैं उनमें थोड़ा सा ज़्यादा है ना। एंड सच डिटेलिंग की एक छोटा सा सीन है कि साहब फ़ोन खो गया है, कहीं और मिलेगा, फ़ोन में पता चलेगा कि ये किसी ने उठा लिया था, लेकिन उसको चावल की उसमें डाल देना, फिर उसकी माँ बच्चे को डांट रही है, कहाँ से देखा व्हाट्सएप पे। एग्जैक्टली। बातें तो बहुत हैं लेकिन वक्त बहुत नहीं होता है हमेशा सबके पास, और कभी भी किसी के पास नहीं, इसलिए फ़िलहाल यहाँ रुकेंगे। आखिरी में हम मशहूर फाइटर पायलट जो कि अब रिटायर हो गए हैं, योगी जी, उनकी हाथीराम चौधरी पर लिखी कविता सुनेंगे जयदीप अहलावत के मुंह से। अरे वाह, ये आप वहाँ कहाँ देखने लगे थे? नहीं, मुझे सडनली मुझे लगा नहीं कि यह बात यहाँ आके ख़त्म होगी, बट मेरे एक मित्र हैं, वो इंडियन एयरफोर्स से तो अभी उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, बट इज़ स्टिल फ्लाइंग कमर्शियल फ्लाइट्स, और वो कभी से बहुत सुंदर लिखता है। कॉलेज टाइम में भी बहुत कमाल का सिंपोजियम डिबेट्स वगैरह में बहुत अच्छा रहा, योगी के नाम से लिखते हैं वो। तो उन्होंने कल कविता भेजी, एक कविता हाथीराम के लिए। उसे समझ ही नहीं आता क्यों सबको सफ़ेद और काले के बीच हल्के गहरे दसियों सलेटे दिखाई देते हैं, और ढेर सारा धुंधल का सही और गलत के बीच। उसे तो सही और सफ़ेद साफ साफ दिखाई देता है तुरंत, परवाह किए बिन कि किसने उसको कितना तोला, किसने बारे क्या क्या बोला, बस निकल पड़ता है एक बेलौस चेक की कमीज़ और बेखौफ सादी पैंट पहने, सफ़ेद सच और सही की ओर जाती पैनी तलवार पर सस्ते अलहड़ स्पोर्ट्स शूज़ के साथ। डर तो उसे भी होगा, सिसकेंगी पीछे घर पर कितनी जिम्मेदारियां अगर कुछ हुआ उसे, पर सफ़ेद सच और सही की ओर जाती पैनी तलवार पर चलते जाना उसकी मजबूरी है। जानता है हर शहर की हर गली के हर नुक्कड़ पर एक हाथीराम का होना ज़रूरी है। ग्रुप कैप्टन योगेश दहिया, थैंक यू भाई, थैंक यू योगी। आप ये कविता पढ़ रहे थे जब सफ़ेद शब्द आया, इकोनॉमिस्ट के लास्ट पन्ने पे एक ऑबिचुरी छपती है हर हफ्ते, मैं उन व्यक्ति का नाम भूल रहा हूँ, उनकी एक्सपर्टीज़ थी नियर डेथ एक्सपीरियंसेस को डॉक्यूमेंट किया करते थे। ही वॉज अ वेरी रिनाउंड डॉक्टर। ज़्यादातर लोगों ने, और इसमें साइंस को लेके बहुत डिबेट भी चल रही है कि जिनको नियर डेथ एक्सपीरियंस होते हैं वो सिर्फ हार्मोनल रश की वजह से उन्हें कुछ दिखता है या असल में कुछ दिखता है। सैकड़ों लोगों के इंटरव्यू हुए, ज़्यादातर का जवाब था एक टनल दिखती है जिसके एक दूर कोने से बहुत सारी सफ़ेद रोशनी आ रही है, एंड यू कीप वॉकिंग टुवर्ड्स इट, यू क्रॉस इट, और आपको बहुत सारे लोग दिखते हैं जो गुजर गए हैं, एंड दे आर टॉकिंग टू यू, यू आर टेलिंग देम एंड दे आर टेलिंग यू दैट दे आर ऑल राइट, यू आर टेलिंग देम आई एम ऑल राइट, यू आर नॉट स्पीकिंग बट यू आर कम्युनिकेटिंग। और चलते चलते एक लकीर आती है और वहाँ पे आपको ये फ़ैसला लेना है कि इसको क्रॉस करना है या नहीं। जिन्होंने क्रॉस किया उनकी टेस्टिमनी हमारे पास नहीं है, जिन्होंने ये फैसला किया कि नहीं अभी कुछ बाकी है, वो एकदम से ऑपरेशन टेबल पे, जिनको डिक्लेयर डेड कर दिया गया है 2 घंटे 3 घंटे आधे घंटे पहले, वो जाग पड़ते हैं। I am that. I had brain malaria in class 12 and gone into a coma. यहीं दिल्ली में फैल्सीपेरम मलेरिया का एक एपिडेमिक चला था, एंड I'd gone in my kidney, वो brain में the parasite lodges itself, and the way it works, it vital organs एक के बाद एक बंद हो जाते हैं. So my first organ to stop was kidney, and so I was bleeding, urinating blood, and my nephrologist had a friend who was visiting him from Italy, and वो कुछ क्विनीन लेके आए थे जो मलेरिया में देते हैं, पर वो कुछ अलग थोड़ा सा कॉम्पोजिशन था, वो चल गया मेरे पे. But while I was in slipping into coma, so I think I didn't reach that line. I saw You saw tunnel? I saw the tunnel. I saw but before I remember, before I went into the tunnel, I remember your eyes roll up. When you want to open your eyes, the eyeball doesn't stay here. It goes up, so I can't see you then. So for me to see you again, I'll have to close my eyes, open again, then it'll travel,
And in that travel, I have only that much time to Time. see you. It was my parents' face. They were standing, and so I remember that just that before I can't see them again. And it was so comfortable to be in that tunnel, because every day I'm getting injections. I'm lying on a block of ice. Winter in Delhi, block of ice mein, so that the body temperature goes down from 104, 105. And it's just too painful. It's too painful to, like, you know, why hold on to this? My parents have another child, and that too son, you know, about their faces. Ki yaar, okay, let me leave this comfort for them. I've not reached the light, but I can tell you this much is true. In fact, most of the people said this, कि वहाँ दुख नहीं थे, Yeah. वहाँ कष्ट नहीं था, वहाँ तकलीफ नहीं थी, तो फिर कोई एक वजह हो कि आप लौट आओ उस Yeah. लकीर के Yeah. पहले से। Yeah. It's true. ऑन दैट नोट ये बातचीत यहाँ पर रोकते हैं। सत्य के अनुभूतियों के स्तर पर संधान यूं ही चलते रहेंगे। अलग अलग लोगों को बुलाएंगे, उनके तजुर्बे सुनेंगे, ताकि जीवन ज़्यादा समृद्ध और उसके लिए ज़रूरी ज़्यादा संवेदनशील हो सके, ताकि हम भी तिलोत्तमा की माँ की तरह कह सकें जब परिस्थितियाँ प्रतिकूल हों कि मुझे पता है कि अभी तुम नहीं समझोगी, बट दैट्स ऑल राइट। क्योंकि ये कहने के लिए बहुत साहस, बहुत समझदारी चाहिए होती है। ललन टॉप का ये सिनेमा अड्डा यहीं पर समाप्त होता है। आप दोनों लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ कि हम इसी तरह से खुली खिली कुछ पर्सनल, कुछ प्रोफेशनल बातें करते रहें और एक दूसरे से सीखते रहें। शुक्रिया। Thank you. थैंक यू भाई। कट।